स्टूडेंट्स। ये क्लास 12 की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है जिसका थर्ड पार्ट है। यहाँ से हम पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लें। ये न थर्ड पार्ट है हिस्ट्री का, क्लास 12 की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, ईंटें मनके तथा अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता। तो इसमें हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की जो सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में कैसे समाज की में विभिन्नताएं थी। जैसे समाज में की विभिन्नताएं, जैसे हड़प्पा सभ्यता के टाइम की गरीबी और अमीरी के बीच विभिन्नता थी। समाज जो होता है, लोगों से मिलके समाज बनता है, उनमें क्या विभिन्नता पाई जाती थी या नहीं, हड़प्पा सभ्यता में, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो समाधान पढ़ेंगे हम। तो पुरातत्वती, ये सो स्टार्ट करते हैं। पुरातत्वती ये जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों की बीच सामाजिक तथा आर्थिक विभिन्नता थी। पुरातत्वती ये जानने के लिए हमेशा उत्साहित रहते थे कि समाज में जो रहते थे व्यक्ति, क्या उनके सामाजिक और आर्थिक में, समाज में उनके रहन सहन या आर्थिक चीज़ों में उनमें विभिन्नता पाई जाती थी या नहीं पाई जाती थी। सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हुए बहुत सारी उन्होंने टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके सोचा कि क्या उनमें विभिन्नता थी या नहीं। इन्हीं विधियों में से एक है समाधान का अध्ययन, जो हम पढ़ेंगे अभी, अध्ययन करेंगे। इन्हीं में से जो बहुत सारे पुरातत्वविद ने निकाले, उनमें से एक है समाधान का अध्ययन, जो हम पढ़ रहे हैं। आप सभ्यता मिस्र के विशाल पिरामिड, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, से परिचित हैं। इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे, जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। ठीक है, वहाँ हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी वहाँ धन संपत्तियाँ जो दफनाई गई थी। वहाँ क्या किया जाता था, आमतौर पर मृतकों को गतों में दफना दिया जाता था। मृतकों को गड्ढा खोद के जैसे दफनाया जाता था हड़प्पा सभ्यता में। और वहाँ पे क्या किया जाता है, कभी कभी संविधान गर्त का बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। देखो यहाँ पे बताया गया है कि दूसरे से भिन्न होती थी। कभी कभी संविधान गर्त की बनावट जो है एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। तो क्या ये विविधताएं सामाजिक भिन्नता की ओर संकेत करती है? क्या कहना कठिन है? ये पूछा गया, इसने हमसे पूछा है। जो ईंटों की चिनाई की गई होती थी, वो अलग अलग समाज में की जाती थी। चुनाई, जो ईंटें में जैसे घर बनाए जाते थे, तो उसकी जो पेंट बोलते हैं आज के समय, जैसे कि, तो उसमें अलग अलग तरीके से की जाती थी। तो इस कहना कठिन है कि इस तरीके से हम विभिन्नता से मान सकते हैं। तो हाँ, मान सकते हैं। कुछ कर्वों में मृदभंड तथा आभूषण मिले हैं। कुछ कर्व में हमें आभूषण मिले। 1980 के दशक के मध्य हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी भी मिली है। ये सभी शंख की संख्या, पुरुष की खोपड़ी, शंख के संख्या के लक्ष्य सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था। कई मृतकों को क्या किया गया था, तांबे के साथ दफनाया गया था। बहुत सारे जो लोग मर जाते थे, उनके साथ तांबे के साथ ही उन्हें दफनाया जाता था, ऐसा माना गया है। परंतु कुछ मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। ऐसा माना गया कि हड़प्पा सभ्यता में मृतकों को दफनाते वक्त उनके साथ जो है आभूषणों को, बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाने को ना, वो महत्वपूर्ण नहीं देते थे। आगे के टॉपिक है हमारा विलायती की वस्तुओं की खोज। अभी इसको मैं एक बार शॉर्ट में भी बता दूंगी, जैसे कि संविधान में, एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि उसके बताइए, पुरातत्वती हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नता का पता किस प्रकार लगाते हैं, वे कौन सी विभिन्नताएं पर अध्ययन देते हैं। तो हम जो संविधान में ये बता देंगे, संविधानों के मृतकों को दफनाते समय उनके साथ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी रखी जाती थी। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे रखी जाती थी, तांबे के भी साथ में दफना दिए जाते थे। ऐसे बता देंगे, जब लोग मर जाते थे तो उन्हें दफनाया जाता, उनके साथ तांबे की वस्तुएं भी बोला गया, यहाँ पे बोला है ना, तो उनके साथ करते थे, दफना देते थे। और हम जैसे कि बता सकते हैं, ये वस्तुएं बहुमूल्य भी बहुत मूल्य भी हो सकती थी। सोना चांदी ये सब भी साथ में, अगर कोई मर गया है तो उन्हें दफनाया जाता था, तो उनके साथ में इन वस्तुओं को भी दफनाया जाता था। और जब बोल सकते हैं हम, हड़प्पा स्थलों की जिन गर्तों में शवों को दबाया गया था, वहाँ भी यह विभिन्नता दिखाई देती है। बहुमूल्य वस्तुएं मृतकों की मजबूत आर्थिक स्थिति को व्यक्त करती थी। उनकी जो इस तरीके से बहुमूल्य चीज़ों को दफनाते थे,
मृतकों के शरीर के उनकी जो आर्थिक स्थिति की ओर इंगित करती थी कि उनकी स्थिति कैसी है आर्थिक, किस प्रकार से दफनाए, जबकि साधारण वस्तु उसकी साधारण आर्थिक स्थिति की प्रतीक थी। अगर साधारण वस्तु को दफनाया जा रहा है मृतकों के साथ तो उनकी आर्थिक स्थिति का बारे में पता चल जाता है कि उनकी साधारण है, आर्थिक स्थिति उनकी साधारण है। अगर मृतकों के साथ अच्छी अच्छी वस्तुएं दफना रहे हैं जैसे सोना, हीरा, ये सब, तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी मानी जाती थी और उनको साधारण पता चल जाता था। इस तरीके से हम सावधान में बता सकते हैं, एग्ज़ाम में आ जाता है कि बताइए हड़प्पा समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं। तो इस प्रकार हम लगाते थे, जो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि उनके दफनाते थे तो बहुमूल्य सामान किस प्रकार से डालते थे उसमें। तो सेकंड हमारा है विलासिती की वस्तुओं की खोज। इसमें भी एग्ज़ाम में आ जाता है, बताइए विलासिती की वस्तुएं क्या क्या थी। तो हम जैसे कि बता देते, सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है जैसे कि पुरातत्व का अध्ययन करना। उसमें पुरातत्व इन्हें मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं को वर्गीकृत करते थे। पहले वर्ग में उपयोग की वस्तुएं शामिल है, इन्हें पत्थर अथवा मिट्टी आदि साधारण पदार्थों में आसानी से बनाया जा सकता था। इनमें चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ, छावा आदि, ये सब जो है सुइयाँ, छावा और मृदभांड, चक्की वगैरह बहुत सारी चीज़ें शामिल थी इन सभी में। ये वस्तुएं प्राय सभी बस्तियों में पाई जाती। ये जो है हमारे छावा, सुइयाँ, मृदभांड, ये हर बस्ती में पाया जाता था। पुरातत्व ने कीमती वस्तु मानते थे, बहुत कीमती। पुरातत्व जो ये हर वस्तु में पाया जाता था, ये सोना, चांदी, छावा, सुइयाँ, इनसे ना पुरातत्व कीमती वस्तु मानते थे जो दुर्लभ हो अथवा महंगी हो या फिर स्थानीय स्तरों पर ना मिलने वाली पदार्थ से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। इस दृष्टि से मानते थे वो छोटे पात्र कीमती माने जाते थे। छोटे पात्र जो है वो कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। जिन बस्तियां में ऐसी कीमती वस्तुएं मिली हैं वहाँ के समाजों का स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा रहा है। जो समाजों में सुइयाँ और ये छावा, मृदभांड, चक्कियाँ, ये सब हर वस्तुएं मिलती थी और जिनमें मिली हैं उनका स्थान ऊंचा ही माना गया है। एक बार मैंने ये तो इम्पोर्टेंस बता दिया, एक बार एनसीईआरटी की बुक का देख लेते हैं हम। विलासिती की वस्तुओं की खोज में जैसे हम पढ़ लेते हैं, सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है जैसे पुस्तक का अध्ययन, जिन्हें पुरातत्व मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तु में वर्गीकृत करते थे। पुरातत्व जो हैं ज़्यादातर विलास की वस्तु के करते थे। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित है जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसा सामान्यतः पदार्थ से आसानी से बनाया जा सकता था। इनमें चक्कियाँ, मृदभांड, ये देखिए जो जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ आदि शामिल है। ये वस्तु सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई जाती। पुरातत्व उन वस्तुओं को कीमती मानते थे जो दुर्लभ हो अथवा महंगी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होती थी, उन्हें दुर्लभ मानते थे। जटिल तकनीकों से बनी हो, इस प्रकार फ्रांस घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पक्का कर बनाया जाता था। ये छोटे पात्र समतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। आगे पढ़ते हैं हम यहाँ से। यदि हम ऐसी पुरातत्व के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ समतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिविलाइजेशन जैसी बड़ी वस्तुओं में केंद्रित है और छोटी बस्तियों में मिलने की मिलती है। इतना हमने पढ़ लिया है। आगे का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। इसमें मैं बता दूं, शिल्प उत्पादन में केवल स्थानीय माल का ही प्रयोग नहीं होता था बल्कि बाहर से भी कच्चे माल मंगवाए जाते थे। जैसे कि हमारे हो गए पत्थर, अच्छी लकड़ियाँ, धातु, ये सब बाहर से भी मंगवाए जाते थे। केवल स्थानीय माल का ही नहीं, बाहर के मालों का भी प्रयोग किया जाता था। हमें एक बार इसमें पढ़ते हैं। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय। कर्नीला सुंदर लाल रंग का जैस्पर, स्फटिका, क्वार्ट्ज तथा सैलखड़ी जैसे पत्थर, ये सब जो है देखिए, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फ्यान्स और पक्की मिट्टी सभी का मनके बनाने में होता था। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के
के होते थे। इनमें कई आकार होते थे जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा गठित कुछ को उत्कीर्ण या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ पर रेखित उकेरे गए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए चित्रकारी की तरह इस तरीके से बनाया जाता था। आप ये देखिए, इन्हें पहले मन के बनाने की तकनीक में प्रयुक्त पदार्थों के अनुसार विभिन्नताएं थी। सेलखड़ी जो एक बहुत सेलखड़ी नामक की पत्थर है, इसी से हड़प्पा सभ्यता का भी निर्माण माना जाता है। ठीक है, पत्थर है पर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मन के सेलखड़ी चून के लेप को सांचे ढालकर तैयार किए जाते थे। सेलखड़ी नामक जो होते उसमें ढालकर तैयार करते थे, इसे बनाते थे। फिर कई विधियों द्वारा आकार के मनके बनाए जा सकते थे। सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, ये प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविद के लिए पहले बना हुआ है। पुरातत्वविद द्वारा किए गए प्रयोग ने यह दर्शाया कि कर्नीला के लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों को पहले अपकृष्ट आकारों से जोड़ता था। इसमें यही बताया गया कि जो ये शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी यही कि शिल्प उत्पादन केवल ये स्थानीय माल का ही प्रयोग नहीं करते थे, ये बाहर से भी कच्चे माल मंगवाते थे। जैसे तांबा, हमने यहाँ पे पढ़ा है भी, तांबा, जैस्पर, स्फटिक, इससे सुंदर सी वस्तुआं फिर बनाते थे। इसमें फिर चित्रकारियाँ बनाते थे, यही सब है। इसमें अच्छी लकड़ियाँ ये सब बाहर से मंगवाया करते थे, तांबा ये सब। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। वो माल किस तरीके से प्राप्त करते थे, तो जैसे हम पढ़ते हैं, जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। ये तो हम सभ्यता जानते ही, जैसे कि शिल्प उत्पादन होता था तो इसमें हम कच्चे माल का भी प्रयोग करते, कच्चे माल का भी प्रयोग होता ही। तो शिल्प उत्पादन होता था, उसके लिए कच्चे माल का प्रयोग होता था। वो कहाँ से मंगवाते थे, उसकी संबंधी नीतियाँ क्या थी, इसके बारे में है। तो जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ ऐसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी तथा धातु। ये जो पत्थर हैं, लकड़ी तथा धातु, जलोढ़, ढक मैदान से, बाहर से क्षेत्रों से, ये जो लकड़ी, पत्थर, धातु, ये कहाँ से मंगवाए जा रहे हैं, ये जलोढ़ के मैदान वाले से मंगवाए जाते थे। ये सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों के द्वारा परिवहनों का महत्वपूर्ण साधन था। संभवतः सिंधु तथा इसकी उपनदियों के बगल में जो है बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से जाने वाले माल, हड़प्पा वासी जो शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर और बालकोट में, जहां शंख आसानी से उपलब्ध था, बस्तियां स्थापित की। ऐसे ही कुछ अन्य वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्दमणि के सबसे स्रोत के निकट स्थित था। ठीक है, कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति थी, अभी हमने पढ़ा। ये कहाँ से, एक मैदान के बाहर के क्षेत्रों से मंगवा रहे थे लकड़ी, मिट्टी, और यहाँ पे एक राजस्थान से भी वो मंगवाते थे, तांबे के लिए राजस्थान और सोने के लिए दक्षिणी भारत से मंगवाया जाता था। शिल्प बनाने के लिए तांबे की जरूरत वो राजस्थान से मंगवाते थे, खेलकड़ी अंचल से, और सोने के लिए दक्षिणी भारत जैसे क्षेत्रों से अभियान भेजना होता था। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदाय के साथ संपर्क स्थापित किया गया था। इन इलाकों में यदाकदा मिलने वाली साक्ष्य पुरातत्व ने नागेश्वर, जोधपुर। नेक्स्ट है हमारा सुदूर क्षेत्रों में संपर्क। सुदूर क्षेत्रों के से संपर्क कैसे थे, तो जो तांबा है वो अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिम छोर से स्थित ओमान से भी लिया जाता था तांबा। ठीक है, यहाँ से भी लिया जा रहा है तांबा दक्षिणी पश्चिम छोर से। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि वो दर्शाते हैं कि ओमानी में तांबा तथा हड़प्पाई पुरातत्वस्ती दोनों से में निकल के अंश मिले हैं, जो दोनों में साक्ष्य
शाखा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। संपर्क के और भी संकेत मिलते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई जो सिमुलेशन है वर्तमान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी ओमानी स्थलों से मिला है। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती है। हमें ये नहीं पता कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था। ये हमें नहीं पता है कि इन पात्रों में क्या रखते थे, ये आज तक नहीं पता लगाया जा चुका है। तीसरी सहस्त्रवादी ईसा पूर्व में दिनांक किंत मेसोपोटामिया, जो हमने 11th क्लास में मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा था वही उसी के बारे में बताया गया है कि उनकी जो लेखक थी ने मंगान जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे से भी निकल के अंश मिले हैं। लंबी दूरी के संपर्क की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मोहरे बाट पासे ये जो हड़प्पा में जो है बाट पासे मोहरे तथा मनके शामिल थे। संकेत किन चीज़ों से मिली है हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पाई मोहरे बाट पासे इन सभी चीज़ों से। ठीक है, मनके जो होती हैं मोती के होते थे मनके, इनसे। इन संदर्भ में यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिल मूण मगान तथा मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। यह लेख मेलुहा के से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का करती थी, जैसे कि कार्निलियन, लाजवर्द, मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियाँ, ये सारी चीज़ें करती थी। इसे हम एक बार जैसे इसमें हमने पढ़ा सुदूर क्षेत्रों के संपर्क और ये हड़प्पा जो सभ्यता है उसमें कच्चे माल शिल्प उत्पादन के बारे में पढ़ा कि कैसे होते थे और कहाँ से मंगवाए जाते थे। जैसे कि कॉर्नेलिया लाल रंग जो जैस्पर से मंगाया जाता था, स्टाफिका जो कोवाटर से, और जैसे कि शंख बड़ था जो सेल खड़ी से, तांबा कांसा सोना मिट्टी ये सब, जैसे कि ये सारी जो विभिन्न प्रकार की मालों की जो पड़ती थी इनमें से कहाँ से मंगवाए जाते थे। जैसे कच्चा माल प्राप्ति के तरीके क्या थे, तो मिट्टी, साधारण लकड़ी जैसे कुछ माल स्थानीय रूप से उपलब्ध थे। ये सब जो लकड़ी, ये कच्चा मिट्टी, ये सब तो स्थानीय रूप से हर जगह मिलते थे, परंतु पत्थर, बढ़िया लकड़ी तथा धातु जलोढ़ मैदानों से बाहर के क्षेत्रों से कुछ मंगवाए जाते थे, कुछ बाहर के क्षेत्रों से मंगवाए जाते, बल्कि ये मिट्टी और लकड़ी वगैरह ये तो हर स्थानीय थे जो हर जगह मिल जाते थे, और कुछ चीज़ बाहर से मंगवाई जाती थी। इसके लिए हड़प्पा वासी कई तरीके अपनाते थे, जैसे कि बस्तियां का स्थापित करना। जैसे कि वो क्या करते थे, बस्तियों को वहाँ स्थापित कर लेते थे। जैसे हड़प्पा वासी उन स्थानों पर बस्तियां स्थापित करते थे जहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाए। जैसे जहाँ पे कच्चा माल आसानी से मिल जाए वहाँ पे वो अपनी बस्तियां बसा लेते थे। ऐसे इन तरीक़ों से वो कच्चा माल प्राप्त करते थे। वो जैसे कि एक बार नागेश्वर और बालाकोट में शंख आसानी से उपलब्ध था। ऐसे ही कुछ अन्य पुरातन स्थल थे जो सुदूर अफगानिस्तान में सोदगोई घई जो था वो इस स्थल को बहुत ही कीमती माना जाता था। नीले रंग के पत्थर जो थे लाजवद मणि के स्रोतों के निकट स्थित था। इसी प्रकार लोथर कॉर्निला जो कि गुजरात में, भड़ोजा सेल खड़ी, ये सब जो धातुएं दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी गुजरात और धातु राजस्थान के स्रोत निकट स्थित है। जैसे कि अभियान की खोज की थी इन्होंने कि किन तरीक़ों से हम जो कच्चा माल है प्राप्त करें, तो उनमें से अभियान को भेजना कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति थी। जैसे कि राजस्थान के खेतड़ी अंचल के तांबे तथा दक्षिण भारत में सोने के लिए अभियान भेजे थे। दक्षिणी भारत में यहाँ पे हमने पढ़ा है सोने के लिए अभियान भेजे थे। ये देखिए, ये रहा दक्षिणी भारत में हमने जैसे पढ़ा था सोने के लिए अभियान भेजे थे। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय लोग जो हैं उनसे संपर्क स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि भारत के पास जो था सोना था। इन प्रदेशों में यदा कदा मिलने वाली जो हैं, जैसे यदा कदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरातन वस्तुएं इन संपर्कों की संकेत तक थे। जैसा कि ये सब हमने पढ़ा, इसमें हम बता सकते हैं ये। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा मोहरे लिपि तथा बाट, बहुत इजी है, जो बता रखा है मैंने।
मौर्य लिपि तथा बाढ़ जैसे मौर्य और मुद्राकांड, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक्स, आज के लिए इतना ही।